हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस तीसरे मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस तीसरे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 6 के बाद में 7 के बाद में 11 के बाद में 20 और 20 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के सीरीज को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि 6 से यहां पर 7 कैसे बना है। तो देखिए 6 से 7 बन जाएगा कैसे, यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 6 और 1 मिलकर बन जाएगा 7। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 7 से क्या बन रहा है 11, तो 7 से 11 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 20, तो 11 से 20 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 11 और 9 मिलकर बन जाएगा 20। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 20 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि नीचे जो ये वाली संख्या आई है यहां पर इस संख्या के अंदर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले 6 से 7 बना कैसे +1 करके, 7 से 11 बना कैसे +4 करके, 11 से 20 बना कैसे +9 करके। तो अब 20 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा, तो वो देखिए यहां पर देखिए सभी में क्या हो रहा है, कुछ न कुछ प्लस हो रहा है। तो इतना हमें भी पता है कि आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई। अब यहां पर समझिए, यहां पर देखिए जो ये 1 दिया गया है ये क्या है, तो मेरे भाई ये जो 1 है ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए जो ये 4 है ये क्या है, तो यहां पर देखिए जो ये 4 है ये है 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर देखिए 4 के बाद में क्या है 9 है, तो 9 क्या है 9 है मेरे भाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए 9 के बाद में अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर सीरीज चल रही है कंटिन्यू, यानी कि पहले 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा मेरे भाई 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 9 के बाद में प्लस होगी संख्या 16। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो मेरे भाई जो ये 20 है इस 20 के अंदर इस 16 को यदि हम प्लस कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए 20 के अंदर हम +16 कर देंगे तो 20 और 16 कितना हो जाएगा, तो 20 और 16 हो जाएगा 36, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस टाइप के प्रश्न को आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ जाओगे तो एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि थर्मामीटर का संबंध है तापमान के साथ में, तो ओपिसोमीटर का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस टाइप के प्रश्न में आपको यहां पर पता करना है कि थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध है तापमान के साथ में, उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि ओपिसोमीटर का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो यहां पर देखिए थर्मामीटर का संबंध है तापमान के साथ में कैसे है, तो जो थर्मामीटर होता है इस थर्मामीटर की सहायता से मापा जाता है तापमान को। तो अब यहां पर आपको बताना है कि ओपिसोमीटर की सहायता से किसको मापा जाता है। तो याद रखना ओपिसोमीटर की सहायता से मापा जाता है जो नक्शा या मैप होता है उसके ऊपर बनी हुई रेखाओं को मापा जाता है। तो ओपिसोमीटर का संबंध हो जाएगा रेखा शब्द के साथ में। अब हमें देखना है कि रेखा शब्द किसी ऑप्शन में है, तो आंसर रेखा शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 12 के बाद में 22 के बाद में 42 के बाद में 72 और 72 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज में देखिए 12 से 22 बनेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें प्लस 10 कर दें तो 12 और 10 मिलकर बन जाएगा 22। फिर इसी प्रकार से देखिए 22 से बन रहा है 42 से, तो 22 से 42 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें प्लस 20 कर दें तो 22 और 20 मिलकर बन जाएगा 42। फिर देखिए 42 से कितना बन रहा है 72, तो 42 से 72 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 42 के अंदर क्या कर दें प्लस 30 कर दें तो 42 और 30 मिलकर बन जाएगा 72। अब सेम इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि कंटिन्यू 72 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई देखिए 12 से 22 बना कैसे प्लस 10 करने से, 22 से 42 बना कैसे प्लस 20 करने से, फिर देखिए 42 से 72 बना कैसे प्लस 30 करने से। अब हमसे पूछ रहा है कि 72 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए ये नीचे जो संख्या है ये कंटिन्यू चल रही है। देखिए प्लस 10 उसके बाद में प्लस 20 उसके बाद में प्लस 30, तो अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे हो जाएगा प्लस 40। ठीक है मेरे भाई, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 72 के अंदर क्या कर दें प्लस 40 कर दें। तो यहां पर ध्यान से देखिए 72 प्लस 40 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 72 और 40 मिलकर बन जाएगा कितना 112। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 112। अब हमें देखना है कि 112 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 112 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और इस पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और मेरे भाई ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है कैसे, या तो किया जाता है कॉलम के अंदर है या फिर इस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है रो के अंदर है। अब आप सभी लोग यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस टाइप के प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो देखिए आपको लॉजिक लगाना है क्या, इस टाइप के प्रश्न में आपको बड़ी संख्या जिस तरफ दिखाई दे तो 90% इस टाइप के प्रश्न को बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व किया जाता है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है। तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां पर हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है, हमें यहां पर पता करना है कि इस पहले कॉलम के अंदर यहां पर 25 कैसे आया है। इसी प्रकार से हमें यहां पर दूसरे कॉलम में यहां पर पता करना है कि यहां पर 4 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम में 25 और दूसरे कॉलम में यहां पर 4 जिस प्रकार से आया है सेम उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई इस पहले कॉलम में यहां पर 25 आएगा कैसे, तो यहां पर 25 लाने के लिए क्या किया गया है, जो यहां पर ये 17 दिया गया है इस 17 में से इस 12 को पहले घटाया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए 17 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 17 में से 12 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 5। अब 5 से 25 कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 25 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहां पर 4 इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, इस 11 में से इस 13 को घटा देंगे। तो यहां पर ध्यान से समझिए देखिए 11 में से 13 को घटाएंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा माइनस का 2। और इस 2 का भी यदि हम स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर होता है 4। और जो माइनस है ये माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 4 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले इस 19 में से इस 16 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 19 में से 16 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 3। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो इस 3 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 9 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस सीरीज को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो देखिए, मैंने आपको काफी बार बताया कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो करना क्या है, जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 23, 23 के बाद में 2, 2 के बाद में 18, 18 के बाद में 4, 4 के बाद में 13, 13 के बाद में 8, 8 के बाद में फिर से 8, 8 के बाद में 16 और 16 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के सीरीज को आप सोल्व करेंगे कैसे, तो देखिए मेरे भाई, इस सीरीज के अंदर हमें संख्या दी गई है पहले बड़ी, उसके बाद में छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। जब भी आपको इस टाइप की संख्या दी जाए, यानी कि सीरीज के अंदर पहले संख्या बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो इस टाइप के प्रश्न को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। कैसे, तो वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर इस सीरीज के अंदर संख्या हमें बड़ी छोटी इस क्रम में दी गई है। तो सोल्व करेंगे कैसे, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले संख्या है 23। अब 23 के बाद में एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है 18। तो 23 से 18 बनेगा कैसे, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 23 में से क्या कर दें, -5 कर दें, तो 23 में से -5 करेंगे तो बन जाएगा 18। फिर देखिए, 18 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है 13, तो 18 से 13 बनेगा कैसे, तो यहां पर भी देखिए, यदि हम 18 में से क्या कर दें, -5 कर दें, तो 18 में से -5 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 13। फिर देखिए, 13 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है 8 है। अब 13 से 8 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए, यदि हम 13 में से क्या कर दें, -5 कर दें, तो 13 में से -5 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 8। अब इसी प्रकार से देखिए, 8 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्न चिन्ह है। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, यहां पर नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए 23 से 18 बना कैसे, -5 करने से। 18 से 13 बना कैसे, -5 करने से। 13 से 8 बना कैसे, -5 करने से। तो अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल देंगे कैसे, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 8 में से क्या कर दें, -5 कर दें, तो 8 में से -5 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 3, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 3। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 3 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। या फिर देखिए, इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन
ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछा जाता है और यह प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट भी होता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है। तो याद रखना, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत ग्रंथि के अंदर। ठीक है, इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखना, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखना, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है थायरोक्सिन। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और देखिए जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता हो तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों को कहा जाता है निष्क्रिय गैसें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी बोल दिया जाता है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1757 में, ऑप्शन बी है 1764 में, ऑप्शन सी है 1857 में और ऑप्शन डी है 1784 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह हुआ था वर्ष 1757 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शीतल पेय पदार्थों में कार्बोनेशन के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि शीतल पेय पदार्थों में कार्बोनेशन के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शीतल पेय पदार्थों में कार्बोनेशन के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और देखिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो पारा धातु है इस पारा धातु को द्रव धातु कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन बी है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन सी है यूरोप महाद्वीप में और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो नील नदी है ये नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है ए.ओ. ह्यूम ने, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और ऑप्शन डी है W.C. बनर्जी ने। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने, यानी कि इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है मत्स्य पालन से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी है कृषि से और ऑप्शन डी है ऊर्जा उत्पादन से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है ए, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है मत्स्य पालन से। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन B12 में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि विटामिन B12 में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन B12 में मुख्य रूप से पाया जाने वाला खनिज है कोबाल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमने आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है और यह पीडीएफ आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को यह पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जीवित जीवाश्म कहा जाता है सिलिकैंथ को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने लगभग 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। तो इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।